हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 समाज शास्त्र यानी क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो समाज शास्त्र का हम एक वायरल पेपर लेकर आए हैं जो आपके इस बार 7 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये 100% ऐसे ही पेपर आपका आएगा। और आज के इस वीडियो में जो पेपर हम लेकर आए हैं इसका पूरा सोल्यूशन बताने वाले हैं, यानी पूरा सोल्यूशन यानी पूरे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको देने वाले हैं। इस पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे। देख सकते हैं 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में है समाज शास्त्र का ये पेपर। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, सभी को पता है, इसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पेपर निर्धारित है, सभी को पता होगा। आपका यूपी बोर्ड का 7 मार्च का पेपर है समाज शास्त्र का, तो तैयारी में अच्छे से लग जाइए और आज के इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या पता चलेगा कॉपी कैसे लिखी जाती है और क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये भी आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। तो वीडियो आपके लिए सबसे खास होने वाला है समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न करना हमें अनिवार्य है और प्रत्येक के अंक यानी उसके सामने अंकित है, जो भी प्रश्न होगा उसका अंक निर्धारित होगा। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का जन्म का कारण क्या है, उपनिवेशवाद, जातिवाद, सांप्रदायवाद या आधुनिकतावाद। तो यहाँ पर बताइए। ये देखिए कॉपी हमारी है इस तरह से और इसी तरीके से आपको आंसर देना है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको पूरा डिटेल में आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रवाद का जो जन्म का कारण है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो जातिवाद हो जाएगा, जो कि राष्ट्रवाद का जन्म का कारण वो जातिवाद है। तो खा विकल्प सही है, तो हमने लिख दिया। यानी प्रश्नोत्तर सीरियल वाइज सीरियल लिखते जाइएगा। और आपको लग रहा है कि हमने ज़्यादा गैप कर दिया है कॉपी में, तो आप क्या है एक लाइन ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन ऐसे ही लिखिएगा, हेडिंग भी ऐसे डालिएगा जिस तरह से हमने लिखा हुआ हूँ। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर है कितनी है। 2011 की जनगणना के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका गा हो जाएगा क्या है 74.04%। यहाँ पर देखिए 74.04% हमने लिख दिया है। उसके बाद में ये देखिए क्या है आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वो आपका खा हो जाएगा 3, यहाँ पर हमने लिख दिया है। और ये आपका 10 प्रश्न होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर को आप लोग भी हल कीजिए, समझ में आ गया। इसके बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग भी तैयार कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए निम्न में से कौन, यहाँ पर देखिए निम्न में कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। सामाजिक से यानी सामाजिक से भैया जुड़े ही नहीं है, उनका उदाहरण है ही नहीं, तो वो नातेदारी हो जाएंगी। क्योंकि अलग अलग नातेदारी, जैसे कि अब भैया नातेदारी जैसे रिश्तेदारी में होगा तो उनका अलग होगा ना भैया। आपका 5वां प्रश्न पूछा गया है कि अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है कौन। जिम्मेदार है तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा समसामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पर देखिए ये सोशियोलॉजी का कॉपी है और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, समझ में आ गया, देख सकते हैं। और हेडिंग कैसे हमने डाला है, यहाँ पर ब्लैक स्केच का हमने प्रयोग किया है। आप ऐसे पेन का या स्केच का प्रयोग कीजिए जिस तरह से कि क्या दोनों तरफ दिखे ना, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड हमें दिख नहीं रहा है। ये देखिए दोनों साइड क्या हमें दिख नहीं रहा है, हमने जिस तरह से लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं दिख नहीं रहा है। इस तरह से आप लिखिएगा और इस तरह से आप पेन लेकर जाइएगा कि दोनों तरफ दिखे ना। एक तरफ आपने लिख दिया हेडिंग, हाँ हेडिंग हो गया बस। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है। तो इनमें से 6 का आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। जिस प्रकार से 6 का हम घाव कहते हैं, उपयुक्त सभी, यानी भाषाई प्रेम भी हो जाएगा, सामाजिक अन्याय व पिछड़ापन भी हो जाएगा, असंतुलित आर्थिक विकास भी हो जाएगा, जो कि क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण है। समझ में आ गया। एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि से। 7वां प्रश्न देखिए सोशियोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है। तो इसको हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इसका आंसर आपको पता होगा। काफ़ी बार मैंने बता चुका हूँ और ये आपका VVI भी कहना गलत नहीं है।
हालांकि सारे पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी आई है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से एम श्रीनिवास हो जाएंगे, जो कि प्रभु जात की अवधारणा दी थी। ये यहाँ पर देख लीजिए, हमने कॉपी में भी लिखा हुआ हूँ। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का 73वां, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो आपका पंचायती, यहाँ पर देखिए राज्य व्यवस्था हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। समझ में आ गया? तो 8 नंबर का गा विकल्प सही है और यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ हूँ। आ चुका है 9 नंबर, यहाँ पर देखिए क्या है, आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय, यहाँ पर देखिए आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, लोकीकरण या संस्कृतिकरण। तो यहाँ पर देखिए इनमें से हमने राइट आंसर जो लगाया है, आंसर खा हो जाएगा, औद्योगिकीकरण हो जाएगा, औद्योगिकीकरण हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है। ऐसे ही आपको लिखना है सोशियोलॉजी की कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका। और यहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हमने गैप कर दिया है, क्या है यानी लाइनों में गैप कर दिया है, तो आप इस लाइन वाले में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि क्या है 10 प्रश्न आपका शायद ये पूछा जाता है। हाँ 10 प्रश्न होता है और प्रत्येक प्रश्न आपका सोशियोलॉजी में 3-3 नंबर का होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 क्या है, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद क्या है, इसका आपको परिभाषा देना है। तो इसका आंसर देखिए एक इस तरह से उपनिवेशवाद होता है और एक और भी तरीके से उपनिवेशवाद होता है, उसका भी अन्य आंसर जो है बता रखा हूँ। यहाँ पर देखिए आधुनिक इतिहास में 19वीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुआ, तो 1947 में प्राप्त भारतीय स्वतंत्रता को औपनिवेशिक काल या मोटे तौर पर 1800 से 1947 तक के लगभग 150 वर्ष की क्या है बीज स्वाभाविक विभाजक रेखा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है 12 नंबर प्रश्न, लिंगानुपात को स्पष्ट करें। लिंगानुपात को स्पष्ट करना, इसका आपको परिभाषा देना है। 3 नंबर का ये भी प्रश्न है, तो इसका भी मैं परिभाषा देकर आपको दिखा देता हूँ। आपका प्रश्न था कि लिंग अनुपात को स्पष्ट करें, तो आंसर देखिए जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंग अनुपात, यहाँ पर देखिए स्त्रियों की जनसंख्या, उसके बाद में बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000, ये भारत में लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात को इस सूत्र से मापा जाता है, पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 1000, जितना आएगा वो आपका लिंग अनुपात हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपका क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है आंसर, समझ में आ गया? कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग से लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भैया आपके राइटिंग की अहमियत है। और आप कॉपी क्या क्वेश्चन का आंसर दिए या नहीं दिए हैं, लेकिन कॉपी लिखने का आपको तरीका मालूम है, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे एज कंपेयर टू जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जनसंख्या विस्फोट का आपको अर्थ बताना है, ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है। आंसर देखिए क्या पूछा गया है। देखिए किसी देश की जनसंख्या, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या हमने जिस तरह से लिखा है, सेम आप इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या भी लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया? देखिए किसी देश की जनसंख्या में कमी होती है, तो यहाँ पर देखिए किसी देश की जनसंख्या में कमी होती है तो मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर में, लेकिन जन्म दर जीवन प्रत्याशा में होती है। तो इन सभी संयुक्त प्रभाव के कारण तेजी से, यहाँ पर तेजी, यहाँ पर देखिए प्रभाव के कारण तेजी वृद्धि हो तो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तेजी से वृद्धि हो तो क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये वाला भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, जनजातियों की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। जो जनजातियों की अर्जित विशेषताएं हैं, इसके आधार पर वर्गीकरण बताना है। ये भी हमारा 3-3 नंबर का प्रश्न है। तो 30 नंबर तो हमारा इसी में कन्फर्म हो जाता है, जो कि सोशियोलॉजी में है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पेपर को हल करते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट का आप पेपर हल करेंगे, तो 30 से 40 नंबर, मेरी गारंटी है स्टूडेंट कि आपको 30 से 40 नंबर क्या है मॉडल पेपर से ही मिल जाएगा। जब आपके बुक के जो आपका बुक होता है और क्वेश्चन बैंक होता है, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर यानी जो पिछले साल का पेपर होता है, और जो नया नया मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ, इन सारे को आप तैयार कर लेते हैं तो 30 से 40 नंबर आपको मॉडल पेपर के थ्रू ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी का बचता है आपका 60%।
60% आप एज इट इज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक से, क्वेश्चन बैंक से तैयार किए होते हैं तो उससे हो जाता है, टोटल आपका 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हल कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर देखिए क्या है हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, जनजातियों के आधार पर यहाँ पर देखिए, जनजातियों के आधार पर आत्मसात्करण, यहाँ पर देखिए सात्करण की सीमा के अलावा हिंदू समाज के प्रति अविवृत, ब्रैकेट में देखिए रूख, यहाँ पर देखिए रूख भी एक बड़ी कसौटी है, क्योंकि जनजातियों की अविवृत्तियों के बीच बहुत अंतर होता है। जनजातियों की जो अविवृत्तियों है इसके बीच बहुत अंतर होता है। कुछ जनजातियों का हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव होता है, जबकि कुछ जनजातियों, यहाँ पर देखिए जनजातियाँ उसके प्रतिरोध या विरोध करती हैं। कुछ जनजातियाँ जो है उसका प्रतिरोध और विरोध करती हैं। समझ में आ गया? ये हमारा 14 नंबर प्रश्न था, इसको भी हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। पिछले साल का भी आप पेपर जाकर देखेंगे सोशियोलॉजी का, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आंसर के साथ हम बात करेंगे और इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो आप दिमाग में अपनी फीड कर लीजिए। देखिए, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति की व्यवस्था के अन्याय की ओर छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। कौन भैया? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। कब स्थापना की थी? 1873। डेट आप याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्षेत्रवाद क्या है? अति लघु उत्तरीय में पूछा गया कि क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने के 2 कारक बताइए भैया। क्षेत्रवाद क्या है, इसकी बढ़ावा देने के 2 कारक। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबंध विचारधारा है। प्रतिबंध क्या है? विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा, संजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। अन्य जो विशेषताएं इस पर आधारित होती हैं। और इसके क्या हमें 2 बढ़ावा देने के 2 कारक बताना है। तो सबसे पहला जो कारक है, इसे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है। इसे जो विशेष क्षेत्रों में पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है क्षेत्रीय वचन का भाव अग्नि में भी क्या है? अग्नि में घी का काम करता है। तो ये क्या है? क्षेत्रवाद का बढ़ावा देने के 2 कारक है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको लिखना है और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही एज इट इज आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है। समाज शास्त्र की कॉपी वाला बना दिया है। एक वीडियो हमने और भी बनाया जैसे कि समाज शास्त्र में कॉपी कैसे लिखें, जाकर आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा और समाज शास्त्र में कॉपी आप वैसे ही लिखिएगा जिस तरह से हमने उस वीडियो में बताया है। उस वाला वीडियो देख लेते हैं, वो वाला वीडियो, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थी, कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीका होता है कॉपी लिखने का, वैसे ही समाज शास्त्र का होता है। हमने वो वीडियो बना रखा है, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या है, वर्ड में क्या शब्दों में गैप कर रखा हूँ कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। और राइटिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग लिखिए। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय काटपीट बिल्कुल भी मत कीजिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोई काटपीट नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, संस्कृतिकरण को परिभाषित करिए। जो संस्कृतिकरण है इसको परिभाषित करें। तो इसका आंसर देखिए 17 नंबर प्रश्न का, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा जाति की सदस्य किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समानुकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण या क्षेत्रीय, यहाँ पर देखिए अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियों की रीति रिवाजों या परिपाटियों को अपनाया जाता है। समझ में आ गया? तो जो संस्कृतिकरण के बारे में हमारा पूछा गया था कि संस्कृतिकरण को परिभाषित करें, तो हमने परिभाषित कर दिया है। इतने ही शब्दों में आपको लिखना है।
मिनिमम जो इसमें जो शब्द होता है शब्द सीमा वो 25 शब्द होता है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर भी चला जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि मिलना आपको भैया 3 ही नंबर है। अब आप जाकर 500 वर्ड का लिख देंगे यानी 500 शब्दों का भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर देगा, क्योंकि वो आपका बोर्ड एग्जाम में पहले से ही निर्धारित होता है कि इतने प्रश्न का इतने का यानी इतने प्रश्न का उत्तर आपको इतने शब्दों में देना है और जाकर इतना आपको नंबर देगा, 3 नंबर से वो ज़्यादा नहीं दे सकता है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। जो हरित क्रांति है इसके 2 नकारात्मक हमें प्रभाव बताना है। आंसर देखिए, आंसर के साथ में हम सीधा बात करेंगे फालतू चीज़ों को ना देखकर। और आप क्या है कॉपी लिखने का हमारे तरीकों को भी देखिए कैसे हमने कॉपी लिखा है, टॉपर भी ऐसे ही कॉपी लिखता है। सबसे पहला है रसायनों का अत्यधिक उपयोग हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई। देखिए रसायनों का अत्यधिक उपयोग हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों और थियोटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर क्या उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट हमने डंडी भी खींची हुई है, तो ये डंडी साहब आप क्या इस साइड ही खींच सकते हैं, यानी इस साइड ही आप खींचिएगा, इस साइड आप मत खींचिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमने ज़्यादा नहीं खींचा है, यहाँ पर देख सकते हैं दिख रहा है, लेकिन हमने इस साइड नहीं जिससे मुझे क्या अच्छा लगा, लेकिन आप इस साइड खींच दीजिएगा डंडी यानी ब्लैक स्केच से आप पट्टी की सहायता से खींच दीजिएगा, लेकिन आप इस तरह से मत खींचिएगा। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप क्या है गैप मत कीजिएगा। उसके बाद में दूसरा जो हरित क्रांति का प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव है, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने, यहाँ पर देखिए हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर क्षेत्रीय और स्तरों पर आर्थिक क्या है अंतर क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं की ओर आर्थिक बढ़ाया क्या है हरित क्रांति प्रौद्योगिकी में। ये 2 नकारात्मक प्रभाव है, ऐसा ही आपको आंसर लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा हुआ हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो औद्योगिक समाज है इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। तो आंसर देखिए सीधा हम आंसर में बात करेंगे और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है। बोर्ड एग्जाम में क्या है ब्लू ब्लैक और एक स्केच और एक आपको ब्लैक स्केच, ये 4 चीज़ें आपको लेकर जानी है। ब्लू ब्लैक पेन हो गया आपका, एक स्केच हो गया ब्लैक और एक आपका पट्टी हो गया। ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी को लिखने के लिए। हर पेज में ये डंडी वाला लाइन आप जरूर खींचिएगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो। प्रश्नोत्तर नंबर 19 में है औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके जो कारण है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दूसरा है ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। ये प्राकृतिक जो संसाधनों पर अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। तीसरा है ये मानवीय शक्ति की, यहाँ पर देखिए मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। ये मानवीय जो शक्ति है उसकी अपेक्षा मशीनों शक्ति पर ये बल देता है। ये हमारा हो गया औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं, जो कि हमने 3 विशेषताएं बताई। हालांकि और भी विशेषताएं होती है लेकिन इसमें 3 ही बता दिया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, यानी पूरे पेपर को हल करके आपको बताऊंगा। ऐसे ही आपको हल करना है, कॉपी भी ऐसे ही आपको एज इट इज हल करना है। समझ में आ गया। हमारा 20 नंबर आखिरी प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि 10 नंबर भी आप कह सकते हैं अति लघु उत्तरीय के हिसाब से। तो वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए वर्ग एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ हुआ था। समझ में आ गया। जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग एक कर्म का आधारित सामाजिक अवधारणा है और 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ इसका क्या है उदय हुआ था, वर्ग आधारित उद्योग का। तो ये 20 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। ये देखिए अब हमारा समाजशास्त्र में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है 6 प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न 6-6 नंबर का होता है। समझ में आ गया। तो छकाओ 36 नंबर आपका इससे तैयार हो जाता है। समझ में आ गया। 36 नंबर जो है आपका इससे तैयार हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहला आपका क्या प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर का, भारत की जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है, जो भारत की जनजातियां की समस्याएं इस पर आपको प्रकाश डालना है। ये देखिए इसका जो शब्द सीमा होता है 50 शब्दों में देना होता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न आप एक प्रकार से की पॉइंट डाल दीजिएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे का अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से वो शुरू कर रहा है। तो इस तरह से आप लघु उत्तरीय प्रश्न डाल दीजिएगा हेडिंग, और प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब देखिए, भारत की जनजातियों की समस्याएं निम्नलिखित प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। जो समस्याएं हैं भारत की, वो निम्नलिखित प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए हेडिंग किस तरह से हमने लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी में। टॉपर भी ऐसे ही लिखता है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर किससे इंप्रेस होता है, एक राइटिंग, एक कॉपी लिखने का तरीका और एक सही सही प्रश्नों का उत्तर। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें एग्जामिनर बहुत ज़्यादा देखता है। और कॉपी क्या है, गंदी ना हो, उसके बाद में क्या है, काट पीट ज़्यादा ना हो, और शब्दों में गैप हो। ये सारी चीज़ें एग्जामिनर देखता है और वो क्या है, काफ़ी खुश होता है, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स देता है। हमारी हालांकि बहुत टीचरों से बात हुई है जो कि कॉपी चेक करते हैं, यानी एग्जामिनर बनकर जाते हैं, वो कॉपी चेक करते हैं, तो वो यही बताते हैं कि भैया बच्चे की क्या है, कॉपी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, गंदगी ना होना चाहिए, लिखने का तरीका उसे मालूम होना चाहिए, शब्दों में गैप होना चाहिए, और सारे प्रश्न का उत्तर सही सही से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरह से कॉपी लिखेंगे तो आपको 100 में से 100 लाना कोई भी नहीं रोक सकता। 100 में से 100 लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है, मुश्किल थोड़ा लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। समझ में आ गया। देखिए, भारत की जनजातियों की समस्याएं निम्नलिखित प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। सबसे पहला है सामाजिक समस्याएं। यहाँ पर इस तरह से हेडिंग लिखिएगा, यह भी देखिए, सामाजिक संगठन की समरूपता श्रम विभाजन से समाप्त हो चुकी है। इसके निम्नलिखित कारण है, क्या है, इसके निम्नलिखित कारण है। ये इस तरह से सामाजिक समस्याएं के बारे में बताना है। दूसरा है आर्थिक समस्याएं। वर्तमान समय में भूमि तथा वन कानून भारतीय जनजातियों के लिए बहुत कठोर है। वर्तमान समय में जो भूमि तथा वन कानून भारतीय जनजातियों के लिए क्या है, बहुत कठोर है। इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा है औद्योगिकीकरण के कारण, जो औद्योगिकीकरण है इसके कारण उत्पन्न समस्याएं। इस तरह से आपको लिखना है। इसमें देखिए क्या है, यानी हेडिंग के थ्रू जब आप लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा एग्जामिनर को, और ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि भैया बच्चे को तरीका मालूम है कि कैसे लिखा जाता है। हेडिंग के थ्रू लिखिएगा, जैसे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, इस तरह से आपको लिखना है। औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न समस्याएं, जल प्रदूषण, अनैतिक कार्यों में वृद्धि, जल प्रदूषण, अनैतिक कार्यों में वृद्धि, बेरोजगारी तथा गरीबी, जनजातियों में धर्म, जादू टोने आदि का विशेष महत्व है। पांचवा है राजनीतिक समस्याएं। तो राजनीतिक समस्याएं भी लिख सकते हैं, नहीं तो जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। बस आप ये 4 हेडिंग दे दीजिएगा, एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा, 6 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 22 क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन करिए। जो जातीय विषमता को दूर करने के लिए जो अपनाई गई नीतियों हैं, इसका वर्णन हमें करना है। इसका वर्णन करिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। आंसर देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर आप 22 डाल दीजिएगा इस तरह से, और इस तरह से आपको लिखना है जातीय विषमता। हेडिंग डाल दिएगा। भारत सरकार ने राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति, फिर उसके बाद में स्लैश करके जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं। इसके साथ व्यापक स्तर पर भेदभाव किए जाने के कारण इन जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य पिछड़ी जातियां, ब्रैकेट में देखिए ओबीसी, को भी इस प्रकार के विशेष प्रावधानों में शामिल किया गया है। समझ में आ गया। एससी, एसटी, ओबीसी, यानी ये सारी जो जातियां हैं, इसमें क्या है, एक प्रकार से काफ़ी योजनाएं लागू की गई हैं सरकार के द्वारा, तो इसमें प्रावधान में ये शामिल भी है, यानी ओबीसी भी शामिल है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, सरकार द्वारा अस्पृश्यता की रोकथाम तथा, यानी छुआछूत, अस्पृश्यता को क्या कहता है, छुआछूत, जो कि भैया ज़्यादा गाँव में मनाते हैं, शहर में भी होंगे। तो सरकार द्वारा अस्पृश्यता की रोकथाम तथा उसे समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं, यानी निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, संप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए। यानी संप्रदायवाद का अर्थ आपको परिभाषा बताना है, और इसके क्या है, प्रमुख कारण के आपको बारे में बताना है। 3 नंबर आपको किसके लिए दिया जाएगा, संप्रदाय का परिभाषा के लिए, और 3 नंबर इसके कारण के लिए। तो टोटल 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पूरे का हम आंसर बताने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको एक तरीका पता चल रहा है, और सारे प्रश्न का उत्तर में भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में सांप्रदायिकता का या सांप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक, यहाँ पे देखिए आक्रामक
उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है। अपने समूह को क्या है, वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है। अब इसके हम प्रमुख कारण भी देख लेते हैं। क्या है, छुआछूत व ऊंच नीच की भावना सांप्रदायवाद को क्या फैलाती है। छुआछूत और ऊंच नीच की भावना सांप्रदायवाद को फैलाती है। राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन भारत के विविध राजनीतिक दल चुनाव के लिए समय, यहाँ पर देखिए चुनाव के समय वोटों की राजनीति से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देती हैं। वोटों की जो वोटों की राजनीति से सांप्रदायिकता को क्या प्रोत्साहन देते हैं। ये इस प्रकार से इसका हो गया, यानी जो हमारा 23 नंबर प्रश्न था इसका आंसर हो गया। इसका हमने क्या अर्थ बता दिया, इसका कारण भी बता दिया है। 50 शब्दों में शब्द सीमा होता है, लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रभु जात से आप क्या समझते हैं, इसका आपको परिभाषा देना है। बस इसका आप परिभाषा दे दीजिए, 6 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, प्रभु जात उस जात समुदाय या समूह को कहा जाता है। प्रभु जात उस जात समुदाय या समूह को कहा जाता है जिनके सदस्यों की संख्या इतनी अधिक हो कि वो गांव के क्या है, अन्य जातियों और समूहों पर अपना प्रभुत्व रख सकते हो और एक प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हो। वो आसानी के रूप, यहाँ पर देखिए, वो आसानी कि एक प्रबल अथवा प्रभु जात में परिवर्ती हो जाता है। ये जाति कोई भी वो जाति हो सकती है, यानी ये जात क्या है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए जो अछूत ना हो, क्या है, जो अछूत ना हो वो कोई जाति हो सकती है। तो ये प्रभु जात की एक प्रकार से परिभाषा है। इतने ही शब्दों में लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 6 नंबर। समझ में आएगा, जितना पूछा गया उतना ही लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न करना है। वैसे भी आप देख सकते हैं मैं सिर्फ आपको आंसर ही बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। जब आप उसको आंसर को लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बराबर से दीजिए, इस तरह से दीजिए कि एग्जामिनर संतुष्ट हो और आप भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में आपको ज़्यादा सफलता मिले। समझ में आ गया, इस तरह से लिखिएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर, पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं या महत्व बताइए। पंचायती जो राज, यहाँ पर देखिए पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। चाहे विशेषताएं बता दीजिए या महत्व बता दीजिए, दोनों इसमें क्या है, एक प्रकार से कॉमन है। दोनों में से चाहे जो आप करना चाहें कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न उत्तर हमने हेडिंग डाला है, आंसर है कि पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन, पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। यहाँ पर देखिए विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8 लाख, यहाँ पर देखिए 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मत अधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय, यहाँ पर देखिए स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992 और 93 से क्या लागू है। समझ में आ गया। जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं और महत्व बताइए, तो वो यही महत्व है और यही विशेषताएं हैं। आप वीडियो रोक कर भी आराम से प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। समझ में आ गया। कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसे ही आपको लिखना है समाजशास्त्र की कॉपी। बाकी का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखना है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखना है, भूगोल की कॉपी कैसे लिखना है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, हमने सभी पर वीडियो बना दिया है। तो आज का जो वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए, और मॉडल पेपर का तो मैं सोल्यूशन कर ही रहा हूँ, साथ में कॉपी लिखने का तरीका भी आज की इस वीडियो में आपको पता चल जा रहा है। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। भूमंडलीकरण, यहाँ पर देखिए भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया, इसके बारे में बताइए। भूमंडलीयकरण तथा उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया है, इसके बारे में बताना है आपको। यहाँ पर तथा लगा है तो बताना है। 6 नंबर का प्रश्न है, आंसर के साथ में हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर आप हेडिंग डालिएगा ब्लैक स्केच से या कोई भी ब्लैक पेन हो। सबसे पहले आप भूमंडलीकरण के बारे में बताइए। देखिए वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल और मानवीय घटनाओं की, वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल और मानवीय घटनाओं की अंतःक्रियाओं की अवधारणा को भूमंडलीकरण, यहाँ पर देखिए भूमंडलीकरण हमने लिख दिया है, भूमंडलीकरण होना चाहिए।
देखिए, और उसके बाद में क्या है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं अधिक खुली एवं अधिक गहनता से संगठित हो गई हैं। अधिक खुली एवं अधिक, यहाँ पर देखिए अधिक गहनता से संगठित हो गई हैं। ये भूमंडलीकरण का परिभाषा है। उदारीकरण का परिभाषा देखिए, आर्थिक अभिशासन में उदारीकरण को सरकार की भूमिका में आमतौर पर कमी के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है। आमतौर पर यहाँ पर देखिए उदारीकरण को सरकार को भूमिका पे आमतौर पर कमी के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है। इसके कारण बुनियादी और प्रमुख उद्योग, बैंकिंग, बीमा आदि से सार्वजनिक क्षेत्र में कमी आई है। समझ में आ गया। जो आज से यानी उदारीकरण और भूमंडलीकरण के बारे में हमें पूछा गया था, इसमें जो भारतीय उद्योगों को प्रभावित किस तरह से किया है, तो वीडियो को आप रोक कर दोनों चीज़ों के बारे में क्या हमने तो बता दिया, आप समझ सकते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको लिखना है, शब्दों में आप गैप देख लीजिए और किस तरह से हमने लिखा है, किस तरह से हमने क्या है, अंडरलाइन आप जरूर कर दीजिएगा। इससे आप देख सकते हैं कॉपी कितनी प्यारी दिख रही है। एग्जामिनर यही सब चीज़ पर फोकस करता है और यही सब चीज़ आप लोग मिस कर देते हैं, फिर आपका नंबर कटता है। फिर आप क्या है सो कहते हो कि सर मैंने तो क्वेश्चन का आंसर सही दिया था लेकिन नंबर हमारा पता नहीं कैसे कट गया। तो नंबर यही सब पर कटता है कि राइटिंग आपकी अच्छी नहीं रहती, लिखने का तरीका मालूम नहीं है, शब्दों में आप गैप ही नहीं करते कि पढ़ने में आए ही ना। और आप क्या, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक लाइन गैप करके लिखा। इस तरह से एग्जामिनर भी देखता है और इस तरह से पसंद करता है हर एक टॉपर की कॉपी। यहाँ पर देखिए हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। समाज शास्त्र का हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, मतलब पूरे पेपर का, यानी वीडियो आपको थोड़ा लंबा दिख रहा होगा लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है और कितने शब्दों में आपका आंसर इसको देना है लॉन्ग क्वेश्चन का। ये देखिए यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न होगा, अथवा लगकर आपका 2 प्रश्न होगा। टोटल यहाँ पर 3 ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा 8-8 नंबर का, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 ही प्रश्न होगा। तो एक प्रश्न में 2-2 प्रश्न होंगे, यानी अथवा लगकर दोनों में से जो आपको पसंद आए वो कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, परियोजना के बारे में हमने यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि परियोजना कार्य का आयोजन, ब्रैकेट में देखिए चरण स्पष्टता समझाइए। मान लीजिए ये आपको नहीं आता, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तब आप ये वाला आंसर दे सकते हैं कि सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। जो सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति है इसकी आपको क्या करना है, विवेचना करना है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर देखिए किस तरह से देना है आपको। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का अथवा। इस प्रणाली के अंतर्गत समानता निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत, समझ में आ गया। यहाँ पर हमने अथवा लिख दिया है इसलिए क्योंकि आपको अथवा लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चे ने क्या है अथवा करके नीचे वाला लिखा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये लिखना कंपलसरी है ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि यहाँ से बच्चे का भी स्टार्ट हो चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसके यानी मेहनत का पूरा फल 8 नंबर पूरा दिया जाए। समझ में आ गया। तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से आपको 27 नंबर डालकर अथवा लिखना है। देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत समानता निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों को क्या है, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। ये संख्या 30, 1000, 2000 या इससे भी अधिक हो सकती है। बड़ी संख्या इसे माना, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या किसे माना जाएगा, ये विषय एक संदर्भ में आधारित होता है, ब्रैकेट बंद आधारित होता है। ये प्रश्न अन्वेषण, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न अन्वेषक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछे जा सकते हैं जहाँ उत्तरदाता प्रश्न सुनकर उनका उत्तर देता है और अन्वेषक, यहाँ पर देखिए, और अन्वेषक उन उत्तरों को लिख लेता है अथवा प्रश्नावली उत्तरदाता, यहाँ पर देखिए उत्तरदाताओं को सौंप दी जाती है और उत्तरदाता स्वयं उन प्रश्नावलियों को भरकर अन्वेषक, यहाँ पर देखिए अन्वेषक को लौटा देते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसके अंतर्गत एक साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के विचार जाने जा सकते हैं, इसलिए इसके परिणाम संबंधित समूह या जनसंख्या के विचारों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रणाली की कमजोरी यह है कि इसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे पहले से ही निर्धारित होते हैं। प्रश्न पूछते वक्त इसमें कोई क्या है फेरबदल, यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रश्न को पूछते समय कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसीलिए यदि उत्तरदाता किसी प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो
तो गलत या भ्रामक, यहाँ पर देखिए समझ पाते हैं, तो गलत या भ्रामक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके यहाँ पर देखिए इसके अलावा यदि कोई उत्तरदाता कोई दिलचस्प, यहाँ पर देखिए कोई उत्तरदाता कोई दिलचस्प बात कहता है तो उसके बारे में, यहाँ पे देखिए उसके बारे में आगे कोई नई प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, कोई पूछे नहीं जा सके, क्योंकि वो आपको प्रश्नावली की पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना पड़ता है। इसके अलावा प्रश्नावलियाँ, यहाँ पर देखिए इसके अलावा प्रश्नावलियों एक विशेष समय पर खींची गई फोटो की तरह एक निश्चित स्थिति का ही चित्र प्रस्तुत करती है। तो यानी ये जो प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर आपको कितने 150 शब्दों में देना है। जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 8 नंबर का एक प्रश्न होगा, 150 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। 2 पेज में आप लिख दीजिएगा अच्छे से, 150 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे और आपको 8 नंबर एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद में देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, भूमि सुधार के परिणाम की विवेचना कीजिए। भूमि सुधार की परिणाम की विवेचना कीजिए, अथवा करके लगा है, अथवा करके लगा है। अब चाहे आप ये वाला कर लीजिए, नहीं तो आप ये अथवा करके स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए आपको ये वाला नहीं आ रहा भूमि सुधार के परिणाम के बारे में, तो आप ये वाला कर सकते हैं। मिलना आपको 8 नंबर तय है, बस दोनों में से किसी का एक आप आंसर दे दीजिए। मान लीजिए मैंने ये वाला किया है, तो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ कि भूमि सुधार के परिणाम की विवेचना किस तरह से करना है। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर 28 डालेंगे और थोड़ा आंसर आप पढ़ लीजिए इसमें। पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि संरचना में स्थानीय राजा या जमींदार भूमि पर नियंत्रण रखते थे। स्थानीय राजा या जमींदार क्या है, भूमि पर नियंत्रण रखते थे। औपनिवेशिक काल में भी यहाँ पर देखिए औपनिवेशिक काल में भी इन स्थानीय जमींदारों द्वारा ही काम चलाया गया। जमींदारी व्यवस्था होने के कारण कृषि उत्पादन कम होने लगा। बहुत से क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी। इसके कृषक ही, यहाँ पर देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी, इसके कृषक ही कर चुकाता था। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 से 1970 के बीच भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नवत थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन थे वो निम्नवत है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है परिवर्तन, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। ब्रैकेट में देखिए बिचौलियों का उन्मूलन। आंसर के साथ में समझेंगे। देखिए पूरे देश में जमींदारी, रैयतवाड़ी, यहाँ पर देखिए महालवाड़ी और अन्य भूमि प्रथाओं या व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए प्रभावशाली विधेयक क्या है लागू किए गए। प्रभावशाली जो विधेयक है वो लागू किए गए। दूसरा है काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार क्या होता है ये देखिए, इस प्रथा में भूमिहीन और छोटे किसान बड़े, इस प्रथा में भूमिहीन और धनी किसानों या जमींदारों की भूमि किराए पर लेकर खेती किया करते थे। धनी किसानों या जमींदारों की किस भूमि किराए पर लेकर खेती किया करते थे। ये काश्तकार, ब्रैकेट में देखिए, खेती करने वाले बहुत ही दयनीय दशा में रहते थे। यानी खेती करने वाले ये बहुत ही दयनीय दशा में रहते थे। तीसरा है यहाँ पर देखिए कृषि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो स्वतंत्रता के बाद भारत, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि भूमि की, यहाँ पर देखिए भारत नहीं लिखा है लेकिन, कि भारत की कृषि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण करने के लिए हदबंदी कानून बनाए गए। हदबंदी कानून क्या है, बनाए गए। तो जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए, तो हमने इसका सबसे पहले भूमि सुधार होता क्या इसका परिभाषा दिया और उसके जो परिणाम है 3 परिणामों के बारे में भी हमने बता दिया है। समझ में आ गया। ऐसा ही लिखना है, 2 पेजों से 1.5 पेज में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस शब्द में आप इस तरह से लिखिएगा कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने 150 शब्दों में लिखा है। समझ में आ गया। 3 प्रश्न इसका होता है मिनिमम, इसमें 6 प्रश्न होता है जिनमें से हमें करना सिर्फ 3 ही प्रश्न है, जिसके लिए हमें क्या है 8 तिरिक 24 नंबर हमें मिलना कन्फर्म है। समझ में आ गया। 24 नंबर हमें मिलना कन्फर्म है और 36 नंबर ये मिला दीजिए जो कि क्या है लघु उत्तरीय, जो कि 6 प्रश्न पूछा जाता है, 6 नंबर का 6 प्रश्न। तो 6 4 10 की 0, 3 2 5 1 6, 60 नंबर इसमें मिल गया। 30 नंबर हमें मिल जाता है किसमें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। 10 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 6 3 9 1 10, 100 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। तो 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए, अथवा करके पूछा गया है। यहाँ पर देखिए मैंने अथवा करके भी लगाया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए, अथवा करके आप ये वाला भी दे सकते हैं कि सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। दोनों में से किसी एक का आंसर देना, जिसके लिए हमें एग्जामिनर 8 नंबर
देगा। समझ में आ गया? तो हम अथवा वाला यानी ये वाला कर रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 19 का अथवा जैसे कर रहे थे, जैसे मैं अथवा वाला कर रहा हूँ सामाजिक आंदोलन वाला, तो इस तरह से आप अथवा लिख दीजिएगा, आंसर के साथ में समझिए। देखिए, सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने, ब्रैकेट में देखिए, या रोकने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के सुनिश्चित करने के लिए। सामाजिक आंदोलन के प्रकार देखिए क्या है। सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरित, यहाँ पर देखिए रूपांतरणकारी, दूसरा है सुधारवादी तथा तीसरा है क्रांतिकारी। ये सामाजिक आंदोलन के प्रकार हैं। उसके बाद में देखिए, प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। केरल के, यहाँ पर देखिए, केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी जो सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे सन 1960 के दशक में भारत के राज्यों में 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा 2005 में सूचना के अधिकार का अभियान सुधारवादी आंदोलनों के उदाहरण में किया था। उदाहरण है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन प्रायः राजसत्ता पर अधिकार के द्वारा सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं। उदाहरण रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिससे जार को हटाना चाहते थे। यहाँ पर देखिए क्रांति जिसने जार को हटाना चाहते थे। यहाँ पर देखिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा लिख दिया हूँ, तो इसका आंसर देखिए हमने किस तरह से लिखा है। आप वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा राइटिंग से लिखा है, राइटिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है, राइटिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत है। पढ़ने में आप कितने भी धुरंधर हों, पढ़ने में आप टॉपर हों, लेकिन लिखने का तरीका आपका वीक है तो वहाँ पर आपका नंबर कटेगा। अब आप क्या है, पढ़ने में कमज़ोर भी और राइटिंग आपकी अच्छी बैठ रही, कॉपी लिखने का तरीका आपको मालूम है, तो जो टॉपर होगा उससे ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे। जो पढ़ने में धुरंधर है, टॉपर वाला तो भैया उसका अलग ही रहता है, वो टॉपर की निशानी होती है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को हमने लिखा है, किस तरह से लिखा है देख सकते हैं। डंडी आप हर पेज में खींच दीजिएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं हमने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया हूँ। इस वीडियो में जितने भी बताए गए ये मॉडल पेपर से रिलेटेड प्रश्न था, पूरे का हमने कॉपी में सॉल्यूशन करके बताया है कि कैसे आपको लिखना है। कॉपी में ऐसे ही आपको लिखना है पूरे प्रश्न को आंसर। और समाजशास्त्र का 2023 और 24 का पेपर था जो कि पूरा सॉल्व कर दिया है। इस बार के पेपर में आपका यही पूछा जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।